नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ हैं क्लास 12th के माइनर्स, कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट वाले पार्ट्स के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले किस तरीके से हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो माइनर्स और कोफैक्टर में सबसे पहले हम देखेंगे माइनर्स को। तो पहले हम बात करते हैं 2x2 की मैट्रिक्स की। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 जो रहेगी, इसके माइनर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो जिस मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में जितने भी आपके नंबर ऑफ द एलिमेंट होते हैं, उसके उतने ही माइनर्स या कोफैक्टर कैलकुलेट होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम माइनर्स की बात करेंगे, तो माइनर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका MIJ टर्म से होता है। आई आपका रो को रिप्रेजेंट करेगा, जे आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस 3 की, तो 2x2 की मैट्रिक्स में इनके जस्ट अपोजिट वाले जो पार्ट होते हैं वही उनके माइनर्स रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें A11 एलिमेंट के माइनर की, तो A11 एलिमेंट का माइनर आपका M11 से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे 3 के जस्ट अपोजिट में क्या है, 2 है, तो M11 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। A12 एलिमेंट के माइनर की बात करें तो आपका M12 होगा। 7 के जस्ट अपोजिट में आपका -5 दिखाई दे रहा है, तो M12 की वैल्यू आपकी हो जाएगी -5। सेम इसी तरीके से 2x2 में अपोजिट साइड वाले जो एलिमेंट रहते हैं उन्हें हम उनका माइनर कहने वाले हैं। तो -5 के अपोजिट में यहाँ पे 7 है, तो आपका A21 एलिमेंट का जो माइनर यानी M21 होगा, उसकी वैल्यू आपकी -5 के अपोजिट वाला पार्ट क्या होगा, 7 होगा। सेम इसी तरीके से लास्ट जो एलिमेंट है M22, आपका 2 का अपोजिट आपका क्या रहने वाला है, 3। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अरेंज कर देंगे। 1 1 1 2 2 1 2 2 के हिसाब से 2 -5 7 3 2 -5 7 3। ये जो पार्ट निकल के आया आपका माइनर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स का रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके डिटर्मिनेंट की, जो कि 3x3 की रहने वाली है। इसमें किस तरीके से एलिमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, माइनर्स वालों को, उनको देखते हैं। अगर हम यहाँ के M11 एलिमेंट की बात करें, तो M11 एलिमेंट यानी आपका 7, तो हमें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग आने वाली रो और कॉलम, इन सारे एलिमेंट्स को छोड़ेंगे। तो जो 2x2 की मैट्रिक्स बच रही है, यहाँ पर हम इसमें जिस तरीके से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते थे वो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स में वही का वही यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आपका M11 रहने वाला है 9 4 -5 6 4, तो 9 × 4 -5 × 6 हमें वैल्यू दे रहा है 6। सेम इसी तरीके से अगर इसके M12 एलिमेंट की बात करें, 12 एलिमेंट में आपका ये वाला एलिमेंट रहेगा, तो इस पूरे कॉलम, इस पूरे रो को छोड़ेंगे तो अपने पास 11 6 1 4 रहेगा। तो 11 × 4 ये रहेगा, -1 × 6 आपका ये रहेगा। 11 4 -1 × 6 आपकी वैल्यू देगा 38। सेम इसी तरीके से 13 एलिमेंट की बात करें, पूरा रो पूरा कॉलम, तो 11 × 5 -1 × 9, तो 11 × 5 -1 × 9 आपका 46 देगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी ये इसका जो माइनर होगा, इस पूरी रो और कॉलम को छोड़ने के बाद अपने पास 5 2 5 4 जो बचा है, 5 × 4 -5 × 2 करके जो एलिमेंट्स मिलेंगे, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने पे हमें मिल रही है 10। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो माइनर रहेगा M22 की बात करें, तो यानी 9 वाले की, तो यहाँ ये रो ये कॉलम छोड़ने के बाद 7 2 1 4 दिखाई देगा। 7 4 28 -1 × 2, तो ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू मिलेगी कैलकुलेट करने पर हमें 26। सेम M23 7 × 5 -1 × 5 आपका 30, आपका 3 × 1 5 × 6 -9 × 2, 5 × 6 -9 × 2 हमें देगा 12। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये रो और ये कॉलम छोड़ने का 7 × 6 -11 × 2, 7 × 6 -11 × 2 20। ऐसे ही लास्ट वाला एलिमेंट आपका रो और कॉलम के बाद 7 × 9 -11 × 5, 7 × 9 -11 × 5 आपको वैल्यू देगा 8। ये जो पार्ट्स हैं इनको हमें एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अरेंज करा लेना है, लाइक 6 38 46 6 38 46 10 26 30 28 10 26 30 12 28। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। तो कोफैक्टर जो हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं है आपका, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है AIJ से। और AIJ में ये होता क्या है, जिस तरीके से हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट के केस में देखते थे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम या थर्ड रो थर्ड कॉलम या जिस भी रो कॉलम के अलोंग कर रहे हैं उसमें जो पर्टिकुलर एलिमेंट का पार्ट होता था, लाइक A12 A13, तो उसमें जो रो और कॉलम का सम वाला जो केस होता था उस पर पावर वाला जो हम कंसेप्ट यूज़ करते थे, यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। AIJ जो होता है -1 to the power I + j इंटू में माइनर वाले पार्ट के
बराबर रहता है। तो सबसे पहले जैसे हम ये माइनर वाले केस को कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अगर हमें इन्हीं के करस्पॉन्डिंग एडजॉइंट ये कोफैक्टर को कैलकुलेट करना है, तो जैसे A11 की बात करते हैं, तो M11 की वैल्यू अपने पास 6 है, इसमें -1 पे पावर 1 + 1 2 रखेंगे तो वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है, 6 मिलने वाली है। सेम इसी तरीके से A12 की बात करें तो -1 पे पावर आपका 1 + 2 कितना देगा, 3 देगा, तो ये रहने वाला आपका 30। अब हम कोफैक्टर वाले केस को इस तरीके से कैलकुलेट करें, इससे बेटर क्या है कि हमें पता रहना चाहिए कहाँ पर नेगेटिव लगना है, कहाँ पर पॉजिटिव लगना है। तो यहाँ पर जैसे ये 1 2 2 1 2 3 3 2, ये 3x3 मैट्रिक्स में सिर्फ 4 ही एलिमेंट है जहाँ पर साइन चेंज होने वाला पार्ट रहता है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे AIJ वाला केस है, AIJ वाले केस को माइनर वाला केस एज इट इज़ ले लिया हमने, 6 38 46 10 26 30 12 20 और 8। अब यहाँ का ये जो स्क्वायर वाले एलिमेंट टाइप के बच रहे हैं माइनर वाले में, सिर्फ इनको चेंज कर दो, क्योंकि ये आपका 1 2 एलिमेंट है, ये आपका 2 1 एलिमेंट है, ये 2 3 एलिमेंट है, ये 3 2 एलिमेंट है। सिर्फ इन्हीं को ऐड करने पे हमें नेगेटिव मिलेगा, बाकी अदर पार्ट्स आपके एज इट इज़ सेम साइन के साथ रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपके कोफैक्टर की डिटर्मिनेंट मिलने वाली है वो हो जाएगी 6। माइनर में ये 38 प्लस का था, कोफैक्टर में ये -38 हो जाएगा। 46 एज इट इज़, माइनर में ये 10 था, कोफैक्टर में ये -10 हो जाएगा। 26 आपका एज इट इज़, 30 आपका यहाँ पर ये माइनस का मिल जाएगा। 8 आपका एज इट इज़, 20 वहाँ प्लस का था, यहाँ पर आपको माइनस का मिलेगा। 12 आपका एज इट इज़ रहने वाला है। ठीक है, ये जो आपकी मैट्रिक्स निकल के आती है ये होता है आपका कोफैक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे कोफैक्टर्स की हेल्प से किसी भी डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कराया जाता है। तो अगर हमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर्स की वैल्यू पता है या हमने निकाल ली है, उसके बाद अगर हमें उनकी हेल्प से उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हमें उस पर्टिकुलर को रो या कॉलम के जो कोफैक्टर, जैसे कि यहाँ पे आपका थर्ड कॉलम की बात करी गई, यहाँ पे यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम, यहाँ पे जो दे के रखा है, तो इसका जो जनरल बेसिक सा फॉर्मूला बनता है, हमने क्या करा, यहाँ पे जो थर्ड कॉलम के जो कोफैक्टर्स रहेंगे आपका A13 A23 A33, ये जो पार्ट और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आने वाले इनके एलिमेंट, यानी आपका स्मॉलर A13 स्मॉलर A23 स्मॉलर A33, इनका इंडिविजुअली प्रोडक्ट करा के जो हमें सम करा के रिजल्ट देगा, वही आपका क्या रहने वाला है, इनके कोफैक्टर्स की हेल्प से इसका डिटर्मिनेंट। लाइक मान के चलो, अगर हमें क्या करना है कि इसके फर्स्ट वाले रो से अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो इसका जो A11 होगा, इसका मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट का जो कोफैक्टर निकल के आया, यानी y इंटू एक्स वाई माइनस जेड इंटू जेड एक्स, यानी इसका A11 वाला जो एलिमेंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। फिर इसी वाले रो में आपका ये वाला जो एलिमेंट है वो आपका क्या रहेगा, A12, तो A12 का जो कोफैक्टर होगा आपका A12, उसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। प्लस में आपका लास्ट में ये जो रहेगा A13, इसको मल्टीप्लाई हम किसके साथ कराएंगे, इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13 के साथ, और ये जो भी आपको वैल्यू देगा, ये वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे के रखा है, इसी क्वेश्चन को समझते हैं। यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम, यहाँ पर ये जो दे के रखा है, तो हमने यहाँ पर A13 A23 A33 सबसे पहले इनको कैलकुलेट करा। तो A13 की बात करें तो आपका हो जाएगा Z माइनस वाई। A23 की बात करें यानी इसके हिसाब से A23, तो इसमें 2 3 आपका सम नेगेटिव में ऑड में देगा, तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा Z माइनस एक्स, वो भी कैसा, नेगेटिव का। और यहाँ वाला केस जो है आपका A33, दोनों का सम क्या देगा, इवन देगा, तो इवन के हिसाब से क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स आपका प्लस वाला। अब इसकी हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालनी है। तो A13 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है आपका YZ है, A23 का आपका ZX है, A33 का आपका XY। तो हमने यहाँ पे YZ के साथ Z माइनस वाई और ZX के साथ आपका माइनस ऑफ Z माइनस एक्स और प्लस में XY के साथ आपका y माइनस जेड प्रोडक्ट में रखा है। यहाँ पर इन टर्म्स को कैलकुलेट कराया तो हमें ये वाला पार्ट मिल रहा है। एक एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे आपका ये डिटर्मिनेंट तो एक हिसाब से कैलकुलेट हो चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कराएंगे।
सिंप्लीफाई कराने के लिए मतलब बेसिक आपका फैक्टर्स के फॉर्म में मिल जाए। यहाँ पर क्या है, पावर के फॉर्म में दे के रखा है, इसलिए हम इसको फैक्टर्स यानी लीनियर पार्ट्स के फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अल्टरनेटिव वाई जेड स्क्वायर को माइनस एक्स जेड स्क्वायर के साथ कंपेयर रखा और वाई स्क्वायर जेड को प्लस एक्स स्क्वायर जेड के साथ रख रहे हैं और एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई आपका लास्ट में एक जगह रहेगा। ऐसा करने से हमें क्या है, कुछ एक टर्म्स कॉमन मिल जाएंगे इसमें, और इसमें से अगर हम जेड स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो आपको वाई माइनस एक्स मिलेगा। इसमें से और इसमें से अगर हम लोग माइनस जेड निकालते हैं तो हमें वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। इस वाले केस में से एक्स वाई कॉमन निकाला तो हमें फिर से वाई माइनस एक्स मिलेगा। यहाँ पर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर एज इट इज, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के आपका ये वाला केस लिखा है, फिर प्लस में एक्स वाई आपका एज इट इज और ये वाई माइनस एक्स एज इट इज। अब यहाँ पर देखने में वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स तीनों टर्म्स में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम वाई माइनस एक्स कॉमन लेंगे, जेड स्क्वायर एज इट इज माइनस ऑफ जेड टाइम्स ऑफ वाई प्लस एक्स आपका ये रहा, प्लस में आपका एक्स वाई। इसके बाद वाई माइनस एक्स एज इट इज, जेड स्क्वायर वहीं का वहीं, माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स प्लस ऑफ आपका एक्स वाई। यहाँ पर अब इन दोनों टर्म्स में से जेड कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा जेड माइनस वाई, इन दोनों में से माइनस एक्स निकालेंगे तो यहाँ से भी जेड माइनस वाई। अभी इन दोनों टर्म्स में से जेड माइनस वाई कैलकुलेट करा और यहाँ से आपका रिमेनिंग बचेगा जेड माइनस ऑफ एक्स, बाकी का वाई माइनस एक्स अपने पास ऑलरेडी था। देखा जाए तो यहाँ तक भी आगे छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी और थोड़ा आगे सिंप्लीफिकेशन देखा जाए, इसका जो आंसर है आपका एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, एक असेंडिंग ऑर्डर टाइप का देके रखा है, एक लूप टाइप का, एक्स टू वाई वाई टू जेड जेड टू एक्स। तो इसके लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट और करेंगे। जेड माइनस एक्स वाला टर्म तो हमें दिखाई दे रहा है तो उसको हमने वही का वही लिखा। ये जेड माइनस वाई और वाई माइनस एक्स ये दो अल्टरनेटिव पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो अगर मैं इस वाले केस को माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई लिखूँ तो अपना काम चल जाएगा, और इस वाले केस को माइनस ऑफ वाई माइनस जेड लिखूँ तो भी अपना काम चल जाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस आपका प्लस दे देगा, बाकी का एक्स माइनस वाई अपनी जगह, वाई माइनस जेड अपनी जगह और जेड माइनस एक्स अपनी जगह। तो एट लास्ट में आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बाय यूजिंग द कोफैक्टर हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। इसके बाद हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? जैसे कि मैट्रिक्स वाले चैप्टर में हमने देखा था कि आपका किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकल के आता है, निकल के क्या मतलब हम निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ पर जो आपके कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स बन रही है उसका जो ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं उसी को एक नाम दे के रखा होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे जैसे एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर वाले केस में हमने देखा होगा, ये जो डिटरमिनेंट दिख रही है या मैट्रिक्स मान के चलें, पहले डिटरमिनेंट तो बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसमें ये है आपके कोफैक्टर की मैट्रिक्स, इसी का जस्ट जो ट्रांसपोज निकालेंगे वो हमें जो वैल्यू देगा, वो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम एडजॉइंट ऑफ ए कहने वाले हैं। तो ट्रांसपोज निकालने का तरीका ये है कि सारे रोज़ और कॉलम रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देना होता है। तो यहाँ पर 6 माइनस 38 46 हमने यहाँ लिखा 6 माइनस 38 46 माइनस 10 26 माइनस 30 माइनस 10 26 माइनस 30 12 माइनस 28 12 माइनस 28। यहाँ पर हमने क्या करा है, ये कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स को का ट्रांसपोज निकाला है। सो हमें जो रिजल्टेंट पार्ट मिला है वो आपका क्या रहने वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना पड़ता, और ये सारी चीज़ें हम सिर्फ एक काम के लिए कर रहे थे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स पार्ट कैसे कैलकुलेट करें। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट चेक करना होता है। क्यों? क्योंकि ए इन्वर्स आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू से डिफाइन रहता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैसी आ रही, 0 आ रही है, तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और इस तरीके के जो पेयर होते हैं उनको इनकंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है तो ऐसी जो मैट्रिक्स आएगी उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और ऐसा जो पार्ट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। तो बेसिक सी बात है, ए इनवर्स कब पॉसिबल होगा आपका, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैसी होगी, नॉन जीरो होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या चेक करा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके बाद हम बात करेंगे उसके माइनर्स की, फिर उसके कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट आएगा, और जैसे ही एडजॉइंट कैलकुलेट होता है तो एडजॉइंट जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये हमें एडजॉइंट दिखाई दिया, एडजॉइंट को डिवाइड कराया जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि आपका एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है।
तो यहाँ पर हम क्या करा देंगे, यहाँ पर जो हमने देखा ऊपर, तो ऊपर जो मैट्रिक्स थी उसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा था उसकी वैल्यू थी आपकी -56। तो इस मैट्रिक्स को एक नंबर -56 से डिवाइड कराना है, इसका मतलब क्या है, उसको मल्टीप्लाई 1/-56 से करा सकते हैं। अब हमारे पास अगर इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद इस वाली मैट्रिक्स में क्या है, इंटीग्रल वैल्यू टाइप की अगर कुछ दिखाई दे रही होती तो हम वो भी करा लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है, इससे इनको डिवाइड कराने पर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी, हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो एक्सेसिवली लेंदी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हमने इस वाले पार्ट को क्या बाहर ही रखा हो। तो ये जो ए इनवर्स आपका जो होगा इस एडजॉइंट इंटू -1/56 की वैल्यू से जो भी पार्ट निकल के आएगा वही आपका ए इनवर्स की वैल्यू होने वाली है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास और भी है कि अगर कोई अपने पास 2x2 की मैट्रिक्स दे के रखी हो, इसका एडजॉइंट हम डायरेक्टली किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए इसके एडजॉइंट पे जाना है तो सबसे पहले माइनर के बाद कोफैक्टर के बाद हम फिर उसके एडजॉइंट पे जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं, सबसे पहले माइनर की बात करें तो इसके अपोजिट जो एलिमेंट होते हैं उनको हम माइनर्स बोलते हैं। तो 1 का अपोजिट 4, सो ये 4, 2 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 2, सो ये 2, 4 का अपोजिट 1, सो ये हो गया माइनर वाला पार्ट। माइनर के बाद एडजॉइंट की बात करें तो रो और कॉलम के जो एलिमेंट का सम होता है इवन ऑड पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर 4 और 1 आपका 1 1 2 2 है, तो ये इनके साइन में कोई चेंज नहीं रहने वाला। 2 और 3 जो बदल के आपके कैसे हो जाएंगे नेगेटिव के, तो -3 और -2। और अगर इसके एडजॉइंट की बात करें तो इस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकालेंगे 4 1 आपका एज इट इज़ रहेंगे, -3 और -2 आपके पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये जो पार्ट निकल के आया आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ 2x2। अब इस चीज़ में हम ये 3 स्टेप में जाने के बजाय अगर ये सीधा सा एक छोटा सा पार्ट याद रखें तो अपना काम डायरेक्ट एडजॉइंट में कैसे मैट्रिक्स से कन्वर्जन देखेंगे उसकी बात करते हैं। इंटरचेंज द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल, हमें क्या करना है, 4 1 1 4 जो है इनको इंटरचेंज कर देना, देखो जैसे कि देखने में समझ आ रहा है। और राइट द नेगेटिव पार्ट्स ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट, और ये जो नेगेटिव ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट रहते हैं इनका हमें डायरेक्ट नेगेटिव पार्ट लिख देना है। तो 2 और 3 का नेगेटिव -2 और -3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सीधा सीधा किस तरीके से 2x2 की मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट का सिर्फ साइन चेंज कर देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। जैसे कि डायरेक्ट यहाँ पे दे के रखा है, हमने एक रेंडम एग्जांपल लिया है 7 3 -6 2। अगर हमें इसका एडजॉइंट निकालना हो तो 7 और 2 के एलिमेंट को क्या करेंगे हम, इंटरचेंज, तो ये 2 7 हो जाएगा। और 3 और -6 जो एलिमेंट है इनके साइन को चेंज कर देंगे, तो 3 आपका माइनस का, 6 माइनस जो है वो भी आप प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके के हम पार्ट जो मिलेंगे, हम 2x2 की मैट्रिक्स को डायरेक्ट किस तरीके से एडजॉइंट में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये दो पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। थैंक यू।